हेलो गाइस, रज़ा इज़ हियर। दोस्तों, आप सभी ने हिरोशिमा नागासाकी के बारे में सुना होगा, जिन पर 6 अगस्त 1945 को दुनिया की तारीख में खतरनाक तरीन बॉम्ब गिराए गए। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कोई अटैक नहीं था, बल्कि इन पर न्यूक्लियर बॉम्ब को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर बनाकर टेस्ट किया गया, जिसने हिरोशिमा में 1,40,000 और नागासाकी में 74,000 जानों को अपनी लपेट में ले लिया। ये बॉम्ब बनाने वाले ओपनहाइमर थे, जिन्होंने पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया, जिसके बाद उन्हें फादर ऑफ एटॉमिक का नाम दिया गया। जहाँ ये मूवी देखने के बाद कुछ बड़ा कर गुजरने की इंस्पायरेशन मिलती है, तो वहीं हमें लेसन देती है कि हमेशा अपनी सोच की डोर अपने हाथ में रखें, वरना आपके साथ वो हो सकता है जो ओपनहाइमर के साथ हुआ, और उस वक्त आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये स्टोरी ओपनहाइमर की रियल लाइफ पे बेस करती है, जिसमें किलियन मर्फी ने ओपनहाइमर का रोल प्ले किया है। मूवी की शुरुआत में हम ओपनहाइमर को 18 साल की उम्र में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ देखते हैं। जब क्लास टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे तो उनका ध्यान किसी और तरफ होता है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एटॉमिक एनर्जी के बारे में सोच रहे थे। टीचर पूछते हैं, तुम क्या सोच रहे हो ओपन? वो कहते हैं, मैं फिजिक्स के लेक्चर का वेट कर रहा हूँ, जो मैंने हर हाल में अटेंड करना है। इससे हमें पता चलता है कि ओपनहाइमर का इंटरेस्ट फिजिक्स में बहुत ज्यादा था। अब क्लास में बेख्याली होने की वजह से उनके हाथ से एसिड की बॉटल्स नीचे गिर जाती हैं, जिससे टीचर कहते हैं, अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें पनिशमेंट के तौर पर यहीं रुककर सभी बॉटल्स को इकट्ठा करना है। जबकि उनके दूसरे क्लास फेलोज फिजिक्स के लेक्चर के लिए चले जाते हैं, जिनमें केमिस्ट्री के टीचर भी शामिल थे, क्योंकि फिजिक्स का लेक्चर देने वाले सबसे बेहतरीन टीचर थे। अब क्योंकि ओपनहाइमर को सबसे ज्यादा जल्दी थी लेक्चर में जाने की, मगर बदकिस्मती से उनको पनिश करके नहीं जाने दिया जाता, और इस सब से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए वो लैब में एक पॉइजन की बोतल से जहर निकालकर टीचर के सेब में इंजेक्ट कर देते हैं, जिनकी वजह से वो लेक्चर में नहीं जा सके। अब वो भागते हुए बारिश में भीगते हुए फिजिक्स की क्लास में पहुंचते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली लेक्चर खत्म हो चुका था। टीचर क्लास से पूछते हैं, क्या कोई क्वेश्चन है जो कुछ मैंने पढ़ाया आज के एटॉमिक एनर्जी के टॉपिक के हवाले से? जिस पर ओपनहाइमर कहते हैं यस, मगर टीचर उनसे अगले दिन आने का कहते हैं, जहाँ उनके अलावा कोई और स्टूडेंट नहीं होता। अब इसे हम ओपनहाइमर का गुड लक कह सकते हैं। वहाँ फिजिक्स के टीचर के अलावा केमिस्ट्री के टीचर भी थे, जिनके हाथ में वो पॉइजन एप्पल भी था, क्योंकि वो अब इसके बारे में सब कुछ जान चुके थे। टीचर कहते हैं, देखो ओपनहाइमर, मुझे अंदाजा हो गया तुम्हारी मेंटल शार्पनेस का। तुम फिजिक्स में दूसरों से कहीं आगे हो, तुम्हारी क्वांटम भी दूसरे स्टूडेंट से काफी अच्छी है, मगर तुम्हारी थेरीज बहुत कमजोर हैं, जिनको तुम्हें बेहतर करना होगा, और वो तुम इससे बेहतर जगह पर करो, मतलब किसी और इंस्टीट्यूट में। बल्कि मैं खुद तुम्हें एक ऐसी जगह सजेस्ट करता हूँ जहाँ मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो तुम्हें फिजिक्स के हवाले से पॉलिश करके रख देगा, क्योंकि मैं तुम में कुछ ऐसा देख रहा हूँ जो तुम खुद नहीं जानते। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम आगे बढ़ो, क्योंकि उस वक्त फिजिक्स बहुत कम लोग जानते थे, और प्रोफेसर के मुताबिक ओपनहाइमर उनमें से एक थे। वो वक्त फिजिक्स के नॉलेज और आइटम्स की थ्योरी से खाली था। इसलिए उन्होंने 1925 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री में बैचलर की डिग्री लेने के बाद अमेरिका जाने का प्लान किया। ओपनहाइमर रशियन होने के बावजूद फिजिक्स में स्टडी करने के लिए वहाँ चले गए, क्योंकि उन्हें वहाँ अपनी मंजिल मिलती नजर आ रही थी। इस वक्त रशिया और अमेरिका एक दूसरे के दुश्मन थे, क्योंकि रशिया सोवियत यूनियन का हिस्सा था, जो अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और इन दोनों में आग भड़काने का काम कम्युनिज्म का था। एक रात पार्टी में ओपनहाइमर की मुलाकात जेन से होती है। वो भी एक कम्युनिस्ट थी, मगर वो ओपन की फिजिक्स को दिल से एडमायर करती थी, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगने लगा कि इन फ्यूचर अगर कुछ बड़ा हुआ तो वो करने वाला ओपन होगा। एक दिन ओपनहाइमर एक साइंसदान से लैब में मिलते हैं, जहाँ उनकी थ्योरीज फेल हो जाती हैं, मगर उनके तजर्बात मुसलसल कामयाब होते जा रहे थे, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो चुके थे। इसी दौरान उनको एक कॉलेज में पढ़ाने का मौका भी मिला, जहाँ उन्होंने फिजिक्स क्वांटम पढ़ाया, क्योंकि इनकी जिंदगी फिजिक्स के तजुर्बात से भरी हुई थी। तभी इनकी मुलाकात एक लड़की से होती है, जिसका नाम किटी था। वो काफी क्लोज होते गए। आखिरकार उन्होंने आपस में शादी कर ली, मगर ओपनहाइमर के दिल में अभी भी कहीं ना कहीं जेन थी। वो इससे जाके मिला भी करते थे। एक दिन जेन ओपन से वहाँ रुकने का कहती है। वो ये भी कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत है, मगर ओपनहाइमर उसे समझाते हैं कि अब मैं शादीशुदा हूँ और ये हम दोनों की आखिरी मुलाकात होगी। एक दिन जनरल ओपनहाइमर के पास आते हैं और बताते हैं, रशिया भी आइटम बम बनाने की तैयारी कर रहा है, और अगर वो इसमें हमसे पहले कामयाब हो गए तो ये हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपसे ज्यादा काबिल और अच्छा आइटम बम बनाने का नॉलेज किसी और के पास नहीं है, इसलिए आप ये काम करें। ओपनहाइमर कहते हैं, ये मेरे अकेले की बस की बात नहीं, इस काम के लिए मुझे बहुत ज्यादा साइंसदान, एक बड़ी जगह और ढेर सारा पैसा चाहिए। अब ओपनहाइमर के कहे के मुताबिक एक बहुत बड़ी जगह ले ली जाती है, साइंटिस्ट की टीम बनाई जाती है, साथ ही वहाँ एक शहर बसाया जाता है, जहाँ सबकी फैमिली शिफ्ट हो रही थी, क्योंकि ये काम 1 या 2 दिन का नहीं बल्कि कई सालों चलने वाला था।
तभी वहाँ एक साइंटिस्ट आकर इक्वेशन देखते हैं जो देखकर थोड़ा हैरान हो जाते हैं और साथ ही डर भी जाते हैं। उनके मुताबिक अगर आइटम बम बनाते वक्त थोड़ी भी ऊंच नीच हुई तो बहुत ज्यादा तबाही होगी, क्योंकि वहाँ ब्लैक होल भी बन सकता है जो आसपास की सभी जगहों को जला के राख कर देगा। अब ये सुनकर ओपनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं और उनका भी यही कहना होता है, जो कुछ भी करो ओपनहाइमर सोच समझ कर करो, अगर कुछ भी गलत हुआ तो बहुत ज्यादा तबाही और बर्बादी होगी। इस बॉम्ब को बनाने में 4 साल लग गए थे, जिसमें किसी के साथ ने तो किसी के पैसे ने मदद दी। इसी बीच उन्हें खबर मिलती है कि जेन की डेथ हो चुकी है, जो सुनकर ओपनहाइमर को बहुत सदमा लगता है। उन्हें पास्ट की वही बात याद आती है जब उन्हें जेन ने इसके पास रुक जाने का कहा था, जिसे याद करके उन्हें पछतावा हुआ। अब आइटम बॉम्ब तैयार होने को था, मगर जेन की मौत उनके दिल में घर कर चुकी थी। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत से काम लिया और अपने काम को दोबारा से मुकम्मल करने का इरादा किया। तभी एक दिन वो साइंसदान जिसने उन्हें ब्लैक होल की बर्बादी का कहा था, ओपनहाइमर के पास आते हैं और उनको हाइड्रोजन के इस्तेमाल का कहते हैं, जो एटॉमिक एनर्जी से 100 गुना ज्यादा ताकतवर था। ये बात ओपनहाइमर को दिमाग पे लगती है और वो पे काम करने का सोच लेते हैं। वो ये भी जानते थे अगर ये कामयाब हुआ तो और भी कई लोग इस तरह आइटम बम बना सकते हैं, और अगर इन फ्यूचर कभी भी वर्ल्ड वार 3 हुई तो ये फॉर्मूला लोगों को तबाह बर्बाद करके रख देगा। इसी तरह ये सोच ओपनहाइमर का इरादा बदल देती है। वो अपने दोस्त से इस चीज को यूज ना करने का कहते हैं, साथ ही वो कहते हैं अगर कभी इन फ्यूचर जरूरत पड़ी तो फिर इसे हम यूज करेंगे। अब उनका बॉम्ब पूरा हो चुका था, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट करना बाकी था, और ये धमाका बहुत तेज हुआ, इतना तेज कि इनकी सोचों तक में नहीं था। अब सभी लोग अपना टारगेट ढूंढ रहे थे जिस पर इस बॉम्ब को गिराया जाए। साथ ही प्रेसिडेंट से इजाजत लेनी थी। उनके मुताबिक रशिया और अमेरिका एटॉमिक एनर्जी में स्ट्रॉन्ग थे, मगर जापान इन दोनों से पावर में कम था। प्रेसिडेंट जापान को विक्टिम बनाने का सोच रहे थे, और इस सोच को असल शक्ल देने के लिए उन्होंने 16 जगहों को सिलेक्ट किया और फाइनली उस जगह को टारगेट किया गया जिसे हिरोशिमा नागासाकी कहते हैं। मगर उनके बॉम्ब का आखिरी टेस्ट बाकी था, और उस रात बारिश होने की वजह से इस टेस्ट को पोस्टपोन कर दिया गया। उसी दौरान अमेरिका के जनरल को ख्याल आया कि उन्हें इस आइटम बॉम्ब के बारे में न्यूयॉर्क पहुंचकर सारी खबर देनी चाहिए कि 4 साल लगाकर साइंटिस्ट ने जो कुछ बनाया आया कि वो काम भी करता है या नहीं। अब वक्त आ चुका था उस बॉम्ब को टेस्ट करने का, जिससे पहले सभी लोगों की उम्मीदें उनकी मेहनत पर टिकी हुई थी, क्योंकि अब बारिश थम चुकी थी। सब लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं। ये धमाका इतना बड़ा हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था, जिसने जमीन को लर्जा के रख दिया। सभी एक दूसरे से गले मिलते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं, और अब वक्त आ चुका था हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिराने का। इस विक्ट्री से अमेरिकन गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खुश थी, मगर ओपनहाइमर का दिल अंदर से बहुत उदास और गमगीन था। ये सोच उनको अंदर से खाए जा रही थी कि उनके बनाए इस बॉम्ब से कई लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि ये धमाका हजारों को नहीं बल्कि लाखों लोगों को अपने साथ उड़ा ले जाएगा। जिनके बाद वो तस्वीर धमाका जिसमें बच्चे, माएं, बड़े बूढ़े सभी मिट्टी में मिल गए, उनकी आंखों के सामने बार बार आ जाती, और इस धमाके को ट्राइनिटी टेस्ट का नाम दिया गया, जिसे डेथ ऑफ जर्नी भी कहते हैं, जिनके असरात आज भी वहां पर बाकी हैं। वो रेडिएशंस इतनी इफेक्टिव थी कि लोगों को कैंसर, फेस लकीमिया और कई टेरिबल साइड इफेक्ट हुए। जब ओपनहाइमर की वहां के लोगों को स्पीच देने की बारी आई, वो तब भी बाहर से खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो जानते थे उन्होंने क्या कर डाला है। वो अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। जिसके बाद उनकी मुलाकात अमेरिका के प्रेसिडेंट से हुई, क्योंकि उनकी वजह से अमेरिका सुपर पावर बन चुका था। ओपनहाइमर कहते हैं हमने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है, मेरे ख्याल से इसे यहीं रोक देना ठीक रहेगा, और अगर ऐसा ना किया गया तो दूसरे लोग भी ये एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटेंगे, जिसका नतीजा हर तरफ तबाही होगी, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुझे समझा जाएगा। प्रेसिडेंट कहते हैं तुमने सिर्फ और सिर्फ ये बॉम्ब बनाया है और गिराने वाले हम अमेरिकन हैं, तो तुम पर इसका इल्जाम कैसे आ सकता है भला। अपनी इस कामयाबी से ओपनहाइमर को बहुत ज्यादा शोहरत मिली, हर तरफ इन्हीं का नाम था, मगर उन्होंने इस काम को रोक दिया। लोगों ने उनसे और बॉम्ब बनाने का कहा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिस वजह से उन्हें एक गलत केस में फंसा दिया गया। साथ ही उन्हें एक गद्दार भी करार दे दिया, और इस मसले को निपटाने के लिए उन्हें कोर्ट में बुलाया गया। मगर ये कोर्ट थोड़ा मुख्तलिफ था, यहाँ ना तो कोई पब्लिशर था, ना प्रेस और ना ही पब्लिक। अब उन सभी लोगों में एक ही बात घूम रही थी कि आखिर ओपनहाइमर को सिक्योरिटी दी जाए या नहीं, और क्यों उन्होंने इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी को अपने सर लिया। कौन कौन उसके इस मिशन में उनके साथ था। हर तरफ से बातें चल रही थी कि आखिर आपका दिमाग इतना तेज कैसे चल गया कि आपने पूरी दुनिया को तबाह करने का हथियार बना डाला। मगर ओपनहाइमर को फंसाने वाला कोई और नहीं बल्कि वही लुइस नामी साइंटिस्ट था, जिसने हाइड्रोजन को मिलाकर धमाका करने का कहा था। मगर ओपनहाइमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो इस तबाही को पहले ही अपनी सोचों में कहीं
ज्यादा देख चुके थे और उन्हें केस में भी फंसाने की यही वजह थी। तभी वहाँ किटी यानी ओपनहाइमर की वाइफ आती हैं जिनके पास लुइस के खिलाफ सबूत थे। इस बिना पर उनको रिहा कर दिया गया। अब उनके बाद इन्हीं के बनाए हुए बॉम्ब पर मजीद काम होने लगा। फिर ओपनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास आए और हाइड्रोजन के इस्तेमाल का पूछते हैं, जिन पर आइंस्टाइन फिर से वही जवाब देते हैं, जो कुछ करना संभल कर करना, क्योंकि इसका नतीजा बहुत बड़ी तबाही होगी। और ये बात मैंने तुम्हें आइटम बॉम्ब बनाने से पहले भी कही थी। और ये सोच सोच कर ओपनहाइमर आसमान की तरफ देखते हैं। और ये थी कहानी ओपनहाइमर की। और मूवी की खत्म होते ही जहाँ इसने हमें इंस्पायर किया, जो चाहे आप कर सकते हैं, चाहे वो मुमकिन हो या नामुमकिन, मगर संभल कर करें। जो भी करें, अगर इसकी लगाम आपने दूसरों के हाथ में दी तो आपके पास भी सिवाय गिल्ट और पछतावे की कुछ नहीं होगा। और इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं एंड होती है। तो कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसे लगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।